जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एफकेट की कंप्लीट जीके कवर करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम देखेंगे। आपके लिए ये वीडियो जो है 101% बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एफकेट के एग्ज़ाम में जिस तरह की फैक्चुअल जीके आती है उसे हम कवर करेंगे। इसके अलावा एफकेट के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी हो तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एफकेट जी के ई बुक चाहिए हो जिसमें प्रॉपर कंपाइलेशन है टॉपिक्स की, जितने भी आपके एफकेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हमारी एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट एफकेट जी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, लाइक तभी करना अगर आपको ये वीडियो काम की लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स। ये हमारी वो बुक्स रहेंगी जो हमारी स्पोर्ट्स पर्सन्स के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है कि स्पोर्ट्स के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी अभी आपकी ओलंपिक्स भी निकली है, इसी वजह से ये बुक्स जो है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली आपकी इंपॉर्टेंट बुक आती है गोल बुक लिखी गई है मेजर ध्यानचंद जी के द्वारा। आपको पता है कि जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल कर भी अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम के ऊपर रखा गया है। इसी वजह से पहली इंपॉर्टेंट बुक जो हमारी आज की है वो है गोल मेजर ध्यानचंद। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारे मिल्खा सिंह जी हैं उनका देहांत रिसेंटली हुआ है। उनके ऊपर कौन सी बुक बेस्ड है? वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। द रेस ऑफ माई लाइफ किनकी बुक है? हमारे मिल्खा सिंह जी की। इसके अलावा एमसी मैरी कॉम। देखिए एमसी मैरी कॉम काफी ज्यादा न्यूज में रही। इस बार वो हमारी जो है फ्लैग बियरर भी थी और यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एमसी मैरी कॉम जो है इस बार चाहे ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन ओलंपिक्स में उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उनके लिए जो चीजें हैं वहां पर अनफेयर रही हैं। इसी वजह से आपको पता होना चाहिए एमसी मैरी कॉम की कौन सी बुक है। तो उनकी बुक का नाम है अनब्रेकेबल। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। गोल बुक का आपको पता चल गया, द रेस ऑफ माई लाइफ का पता चल गया, एमसी मैरी कॉम की कौन सी बुक है? अनब्रेकेबल। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। तो देखिए ये बुक लिखी गई है अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा। अभिनव बिंद्रा जी जो हैं हमारे ओलंपिक में भारत के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट थे। अभी अभी नीरज चोपड़ा जी जो हैं भारत के सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। लेकिन ध्यान में रखना ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है सिक्स मशीन जो है बुक लिखी गई है क्रिस गेल के द्वारा। काफी फेमस बुक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सिक्स मशीन को देखकर काफी बार बच्चे जो है युवराज सिंह जो है मार्क कर देते हैं, तो ध्यान में रखना है सिक्स मशीन जो आपकी बुक है वो है क्रिस गेल की। इसके अलावा सानिया मिर्जा, इनका भी ओलंपिक्स में इस बार प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं रहा। सानिया मिर्जा की बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर एक अनिल कुंबले जी की बुक है, ये काफी ज्यादा फेमस है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है वाइड एंगल। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनके बारे में हमने कम सुना होता है, इसी वजह से उनके ऊपर जो है और ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि आपकी एक विजय हजारे ट्रॉफी होती है। विजय हजारे ट्रॉफी किसके साथ संबंधित है? क्रिकेट के साथ संबंधित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आपकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है अ लॉन्ग इनिंग्स। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विजय हजारे जी के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल के साथ है?
ये प्रश्न ऑलरेडी एफकेट में आ चुका है, लेकिन ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है अ लॉन्ग इनिंग्स बुक जो है किसकी है, विजय हजारे की। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी जिनके बीच में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, उन्हें देख लेते हैं। बुक का नाम है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन बुक का संबंध है साइना नेहवाल के साथ। साइना नेहवाल ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 2012 ओलंपिक्स में, लेकिन इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। प्लेइंग टू विन किसकी बुक है, साइना नेहवाल की। इसी तरह से आपकी एक और बुक है जिसका नाम है सर्व टू विन। ये आपकी बुक है नोवाक जोकोविक की, काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेयर हैं, तो ध्यान में रखना। प्लेइंग टू विन आपकी बुक है साइना नेहवाल की, सर्व टू विन आपकी बुक है नोवाक जोकोविक की। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारी अरुणिमा सिन्हा जी हैं, ये इस वर्ष जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। इनकी कौन सी बुक है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान में रखना। जितनी भी बुक्स होती है ना, इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन बन सकता है। एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो आपके युवराज सिंह जी हैं, इनकी एक बुक है जिनका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इस बार आपकी ओलंपिक्स हुई है, तो ओलंपिक्स में जिसको सबसे ज़्यादा मिस किया गया है उनका नाम है उसेन बोल्ट। आप सभी को पता है लगातार 3 ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे 100 मीटर में, इवन 200 मीटर में भी। इनकी बुक के बारे में भी ध्यान में रखना, जिस बुक का नाम है फास्टर देन लाइटनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक अगेन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक बुक देखने को मिलेगी जिसका नाम है 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये आपकी किसकी बुक है, सौरव गांगुली जी की। सौरव गांगुली अभी अभी ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। अगेन इंपॉर्टेंट, इस वर्ष जो है आपकी मिथाली राज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही। मिथाली राज के ऊपर जो बुक है उसका भी आपको पता होना चाहिए। इस बुक का नाम है अनगार्डेड। सारी बुक्स जो है आपको जितनी भी मैं बता रहा हूँ सभी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जिनका संबंध मुगल हिस्ट्री के साथ है। सबसे पहले आपकी आती है तुजुक-ई बाबरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक। ये लिखी गई है बाबर के द्वारा, तो याद रखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में बात आती है हुमायूं नामा की। जो आपका हुमायूं नामा है ये लिखा गया है गुलबदान बेगम के द्वारा। गुलबदान बेगम। तुजुक-ए बाबरी लिखी गई है बाबर के द्वारा, हुमायूं नामा लिखा गया है गुलबदान बेगम के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर नामा की। जो आपका अकबर नामा है और जो आपका आईने अकबरी है, अगर इनके ऊपर क्वेश्चन बने तो ये लिखे गए हैं अबू फजल के द्वारा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली बन सकते हैं, तो इन्हें गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में बात आती है तुजुक-ए जहांगीरी की। जो आपकी तुजुक-ए जहांगीरी बुक है ये लिखी गई है जहांगीर के द्वारा। तो आप देख सकते हैं बाबर वाली बुक बाबर ने लिखी थी, यहाँ पर जहांगीर वाली बुक जो है जहांगीर ने लिखी है। इसके अलावा आपकी बुक आती है जिसका नाम है शाहजहां नामा। ये बुक आपकी लिखी गई है इनायत खान के द्वारा, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में बात आती है आपकी पातशाह नामा की। पातशाह नामा ये बुक किसके बारे में थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए जो आपकी शाहजहां नामा है उसके तो नाम से ही पता चलता है कि वो बुक जो है शाहजहां के ऊपर लिखी गई है। इसके अलावा जो आपकी बुक है पातशाह नामा ये लिखी गई है हमारे शाहजहां के ऊपर, लेकिन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है अब्दुल हमीद
लाहौरी के द्वारा। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है आलमगीर नामा की। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे औरंगजेब के ऊपर बेस्ड है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि आलमगीर नामा जो है कौन से मुगल एम्परर के ऊपर लिखी गई है? औरंगजेब के ऊपर। किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बताई, तुज़ुके बाबरी के बारे में बताया, हुमायूं नामा के बारे में बताया, अकबर नामा आईने अकबरी के बारे में बताया, तुज़ुके जहांगीरी के बारे में बताया, शाहजहां नामा के बारे में बताया, पातशाह नामा के बारे में बताया और आलमगीर नामा के बारे में बताया। ये सारी बुक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऑथर का आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये आता है कि जो आपके करेंसी नोट्स हैं इनके ऊपर कौन कौन सी इमेजेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपका 2000 रुपीज़ का नोट है इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा मंगलयान। इसके अलावा जो आपका 500 रुपीज़ का नोट है इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा रेड फोर्ट। जो आपका 200 रुपीज़ का नोट है इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा सांची स्तूप। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 2000 रुपीज़ के नोट के ऊपर मंगलयान, 500 रुपीज़ नोट के ऊपर रेड फोर्ट, 200 रुपीज़ नोट के ऊपर सांची स्तूप। इसके बाद जो आपका 100 रुपीज़ का नोट आता है इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा रानी की वाव। जो आपका 50 रुपीज़ नोट है इसके ऊपर देखने को मिलेगा हम्पी विथ चैरियट। इसके बाद जो आपका 10 रुपीज़ का नोट आता है इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कोणार्क सन टेम्पल। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मंगलयान आपको देखने को मिलेगा 2000 रुपीज़ नोट के ऊपर, रेड फोर्ट देखने को मिलेगा 500 रुपीज़ नोट के ऊपर, सांची स्तूप देखने को मिलेगा 200 रुपीज़ नोट के ऊपर, रानी की वाव 100 रुपीज़ नोट के ऊपर, हम्पी विथ चैरियट 50 रुपीज़ नोट के ऊपर, कोणार्क सन टेम्पल जो है 10 रुपीज़ नोट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फर्स्ट इन दी वर्ल्ड वुमेन। देखिए, फर्स्ट इन इंडिया मैन, फर्स्ट इन इंडिया वुमेन के ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन कई बार देखा गया है फर्स्ट इन दी वर्ल्ड वुमेन के ऊपर, फर्स्ट इन दी वर्ल्ड मैन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इन दी वर्ल्ड वुमेन को। तो देखिए, अगर पूछा जाए फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, स्पेस में जाने वाली पहली वुमेन का नाम पूछा जाए तो इनका नाम था वैलेंटीना टेरेशकोव। ध्यान में रखना है, वैलेंटीन टेरेशकोव नाम था इनका। ये यूएसएसआर से थी, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस। अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तो ये थी हमारी जुंको ताइबी। काफ़ी इंपॉर्टेंट अगेन। इसके बाद अगर पूछा जाए कि पहली वुमेन कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी आपकी ओलंपिक्स हुई हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम था शार्लोट कूपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी इंग्लैंड से थी और ये पहली वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड जीता था। अगर हम बात करें तो हमारे वर्ल्ड में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, भारत की तो इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन अगर वर्ल्ड की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा जाए तो वो थी आपकी बंडारी नाइके। ये आपकी थी श्रीलंका से, ये आपको पता होना चाहिए। सिरिमवो बंडारी नाइके, श्रीलंका, दुनिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। अगर पूछा जाए पहली अमेरिकन वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई, फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू गो इन स्पेस, तो देखिए ये थी हमारी सैली राइट। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है
कि पहली फीमेल कमांडर कौन थी? फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी पहली फीमेल कमांडर कौन थी? देखिए ये जो आपके स्पेस वाले क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी एफकेट में पूछे जा चुके हैं। इसी वजह से जो नए तरह के क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको रेडी रहना होगा। फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इनका नाम था पैगी विटसन। ये आपकी कहाँ से थी? यूएसए से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस कौन थी? वैलेंटीना टेरेस्कोव। इसके बाद फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, जुंको ताइबी। फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड, चार्लोट कूपर। इसके अलावा पहली वुमेन कौन थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी दुनिया में? वो थी हमारी श्रीलंका की बंडारी नाइके। इसके बाद हमने बात की फर्स्ट अमेरिकन वुमेन इन स्पेस की, सैली राइड। फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो थी आपकी पैजी विटसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट इन वर्ल्ड मैन के बारे में। पहले हमने देखा था वुमेन के बारे में, अभी हम मैन के बारे में देखेंगे। अगर पूछा जाए फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस, तो ये आपके कौन थे? ये थे आपके यूरी गागरिन। इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। अगला देखते हैं, जो आपके पहले मैन थे नॉर्थ पोल के ऊपर पहुंचने वाले, उनका क्या नाम था? उनका नाम था रॉबर्ट पीरी। रॉबर्ट पीरी नाम था उनका। ये आपके यूएसए से थे। अगर पूछा जाए फर्स्ट मैन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वुमेन में हमने देखा था जुंको ताइबी हैं, जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अगर मेल में पूछा जाए तो यहाँ पर आपका नाम आएगा एडमंड हिलेरी का। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली बन सकता है। अगर पूछा जाए फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन द मून, ये तो आप सभी को पता होगा, हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी आपको क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए कि आपके पहले सेक्रेटरी कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बन सकता है। इनका नाम था ट्राइजीव ली। ट्राइजीव ली इनका नाम था, जो आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए नॉर्थ पोल के बारे में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नॉर्थ पोल के ऊपर सबसे पहले पहुंचने वाले जो मैन थे, इनका नाम था रॉबर्ट पीरी। अगर साउथ पोल के ऊपर पूछा जाए तो इनका नाम था आपका रोल्ड अमर्सन। तो ध्यान में रखना, दोनों के ही नाम जो है आर से स्टार्ट होते हैं। चाहे बंदा नॉर्थ पोल के ऊपर पहुंचा है, चाहे साउथ पोल के ऊपर पहुंचा है, अगर वहां पर एक ही ऑप्शन होगी आर वाली, तो आपके लिए पहचानना जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स के रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, उनको एक बार देखेंगे। देखिए, अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आपका कौन सा मेटल है? टंगस्टन। ध्यान में रखना है, अभी हम मेटल्स के ऊपर जितने फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। इसी वजह से एक बार इन्हें गो थ्रू कर लेना अच्छे से, ताकि आपको गलती ना लगे। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। अगर सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है आपकी सिल्वर की। सिल्वर की सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। अगर हम पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वो भी होती है सिल्वर की। चाहे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पूछे, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पूछे, तो ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सिल्वर की। इसके बाद बात आती है कि कौन सा हमारा ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट
डेंसिटी। तो ये आपका मेटल है जिसका नाम है ऑस्मियम। तो कंफ्यूज नहीं करना है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछे तो टंगस्टन का, सबसे ज़्यादा डेंसिटी के बारे में पूछें तो ये आपकी होती है ओस्मियम की। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपका मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल है ये कौन सा होता है, गोल्ड होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा ऐसा मेटल है जो आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है, यानी कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, ये आपका होता है प्लेटिनम। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर पूछा जाए अर्थ की क्रस्ट के अंदर कौन सा मेटल जो है आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये है आपका एल्यूमिनियम। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि कौन सा आपका मेटल है जो आपका अमलगम बनाता है बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके, तो ये होता है आपका मरकरी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, जितने भी फैक्ट्स देख रहे हैं, एक एक फैक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब के फिलामेंट में जो मेटल यूज होता है उसका नाम क्या है, टंगस्टन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं उनके फिलामेंट में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, वो है निक्रोम। कंफ्यूज मत कर देना, अगर बल्ब की बात की जाए तो टंगस्टन, अगर इलेक्ट्रिक हीटर्स की बात की जाए देन आपका रहेगा निक्रोम। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सा ऐसा मेटल है जो आपका बोर्ड्स बनाने के काम आता है, बोर्ड्स बनाने के काम आता है, इस मेटल का नाम है टाइटेनियम। इसके ऊपर ऑलरेडी एफकेट में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद में बात आती है कि कौन सा हमारा ऐसा मेटल है जो कि एक रेडिएशन शील्ड की तरह काम करता है, रेडिएशन शील्ड की तरह, तो ये है आपका लेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि जो आपका यूरेनियम होता है अगर वो रेडियो एक्टिविटी को लूज कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को, तो कौन से मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका भी आंसर रहेगा लेड। अगर पूछा जाए कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा मेटल निकलता है जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है हमारी सिटीज़ में, तो उसका आंसर भी क्या रहेगा, लेड रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि जो हमारी फ्यूज़ वायर होती है, फ्यूज़ वायर, उसमें कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है, तो जो हमारी फ्यूज़ वायर है या फिर सोल्डरिंग वाली वायर होती है उसमें यूज़ किया जाता है हमारे लेड टिन अलॉय का। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए। अगर पूछा जाए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो वो होता है टंगस्टन का। अगर पूछा जाए हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, वो होती है सिल्वर की। अगर हाईएस्ट डेंसिटी के बारे में पूछा जाए तो ऑस्मियम की। कौन सा मेटल है जिसकी लोएस्ट डेंसिटी होती है, तो ये होता है आपका लिथियम। अगर पूछा जाए कि कौन सा मेटल आपका सबसे ज़्यादा मेलिएबल या फिर डक्टाइल है, तो ये आपका होता है गोल्ड। सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव जो आपका मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो होता है प्लेटिनम। सबसे ज़्यादा अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो मेटल मिलता है वो आपका रहता है एल्यूमिनियम। जो आपका मरकरी होता है बाकी एलिमेंट्स के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। अगर फ्यूज वायर के बारे में पूछा जाए या फिर सोल्डरिंग वाली वायर के बारे में पूछा जाए, वहां पर यूज होता है लेड टिन अलॉय का। अगर पूछा जाए कि जो हमारा बल्ब का फिलामेंट है वहां पर आपको देखने को मिलता है टंगस्टन। अगर पूछा जाए जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा निक्रोम। अगर पूछा जाए रेडिएशन शील्ड की तरह कौन सा मेटल काम करता है, तो वो होता है आपका लेड। अगर पूछा जाए कि जो आपका यूरेनियम है अपनी रेडियो एक्टिविटी को लूज कर देता है तो कौन से मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका आंसर भी रहेगा लेड। इसके अलावा अगर पूछा जाए जो हमारी बोर्ड्स होती हैं वहां पर कौन सा मेटल देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है टाइटेनियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, अभी हम डिस्कस करेंगे गैसेस के बारे में। गैसेस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं
उनको देखेंगे। एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी वीडियो को मिस मत कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगली वीडियो तभी आएगी, उतनी जल्दी आएगी अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। इसके अलावा एफकैट की टेस्ट सीरीज ज़रूर सॉल्व कर लेना, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं गैसेस से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगर पूछा जाए हमारी पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस कौन सी है, तो ये है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कम से कम आपकी 78% के करीब है, क्योंकि जो आपकी ऑक्सीजन है इसकी मात्रा हवा में रहती है 21%। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस देखने को मिलती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। पहली चीज़ थी, सिंपल चीज़ थी, आप सभी को पता होगा। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा लाइट गैस कौन सी है, सबसे ज़्यादा हल्की गैस कौन सी है, तो ये आपकी है हाइड्रोजन। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा हैवी गैस कौन सी है, तो ये है आपकी रेडॉन। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हल्की गैस के बारे में पता चल गया, सबसे ज़्यादा जो भारी गैस है उसके बारे में पता चल गया। अगर आपको पूछा जाए टीयर गैस के बारे में, जो आपकी टीयर गैस है ये आपका होता है अमोनिया, इसके बारे में पता चल गया। अगर पूछा जाए लाफिंग गैस के बारे में, तो जो आपकी लाफिंग गैस है ये आपकी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो पेयर्स में ध्यान में रखना, सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस कौन सी है, टीयर गैस कौन सी है, लाफिंग गैस कौन सी है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी गैस है जिसे मिक्स किया जाता है ताकि उन बंदों को ऑक्सीजन मिल सके जिनकी ऑक्सीजन ब्रीथिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड है। आपने कोविड के टाइम पर देखा होगा ऑक्सीजन की किल्लत जो है काफ़ी ज़्यादा आई। कौन सी ऐसी गैस है जिसे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर मिक्स किया जाता है ताकि जिनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है उन्हें ऑक्सीजन दी जा सके, तो यहाँ पर आपकी गैस होती है हीलियम। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वजह से हमारी ब्राउन एयर बनती है जहाँ पर ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर आपको ब्राउन एयर देखने को मिलेगी। ब्राउन एयर आपकी कौन सी गैस की वजह से बनेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट से कौन सी ऐसी गैस निकलती है जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी ऐसी गैस है जिसे एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ऐड किया जाता है जिसकी आपको स्मेल आती है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल मर्सेप्टन। इथाइल मर्सेप्टन को ऐड किया जाता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है हमारा वेल्डिंग में, या फिर कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियली जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने में, तो यहाँ पर जो आपकी गैस यूज़ होती है इसका नाम है एसिटिलीन। तो ये ध्यान में रखना है, वेल्डिंग में आपकी कौन सी गैस यूज़ होती है। अगर आर्टिफिशियली फ्रूट्स को पकाना है तो कौन सी गैस यूज़ होती है? एसिटिलीन गैस यूज़ होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं इनमें आपको कौन सी गैस देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी आर्गन। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि जो डेंटल सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है वहाँ पर कौन सी गैस का यूज़ होता है, वहाँ पर यूज़ होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। देखिए सबसे पहले हमने मेटल्स के फैक्ट्स के बारे में देखा, फिर जो गैस के रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स में आपके सब कुछ आ जाता है, मेटल नॉन मेटल सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं कर देना है। जब मैंने मेटल के बारे में पढ़ाया था वहाँ पर बात हो रही थी सिर्फ मेटल की,
उसके बाद में हमने बात की है किसके बारे में, गैसेस के बारे में। अभी हम देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, अगर पूछा जाए यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में एलिमेंट कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा एलिमेंट है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है एंड लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये आपका कौन सा रहेगा, ये आपका रहेगा हीलियम। बस आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो सिर्फ मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एलिमेंट्स में आपका सब कुछ आ जाता है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये हमारा रहता है हीलियम। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो ये आपका रहता है कार्बन का। अगर पूछा जाए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है टंगस्टन का। तो ध्यान में रखना है, लोएस्ट मेल्टिंग, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कार्बन का, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। अगर पूछा जाए कौन सा एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट डेंसिटी है, तो ये आपका रहेगा ऑस्मियम। हाईएस्ट डेंसिटी है ऑस्मियम की। और अगर पूछा जाए लोएस्ट डेंसिटी किसकी है, तो ये है आपका हाइड्रोजन। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कौन सा हमारा ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये है हमारा फ्लोरीन। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जब आपकी फैक्चुअल जीके आती है ना और टाइम कम बचा होता है, तो यहां पर एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। अभी यहां पर हमें वो इंफॉर्मेशन देखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर कंसेप्ट नहीं क्लियर करने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अगर ये सब क्लियर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। अगर पूछा जाए लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो लोएस्ट होती है फ्रांसियम की। तो दोनों एलिमेंट्स के बारे में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, सबसे कम होती है फ्रांसियम की। अगर इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा हमारा ऐसा एलिमेंट है जो कि डिस्कवर हुआ था सन के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर मिलने से पहले, तो वो हमारा कौन सा है, हीलियम है। ये हमें सबसे पहले सन के ऊपर डिस्कवर किया था, वहां पर देखने को मिला था, तब तक ये अर्थ के ऊपर हमें देखने को नहीं मिला था। अगर पूछा जाए कि कौन सा हमारा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो ये होता है हमारा ब्रोमीन। अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कौन सा हमारा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो वो होता है मरकरी। ध्यान में रखना, मेटल के बारे में पूछा जाए तो मरकरी, नॉन मेटल के बारे में पूछा जाए तो ये आपका रहेगा ब्रोमीन। इसके अलावा सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आपका होता है फ्लोरीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। अभी तक हमने देखा एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, गैसेस के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं। इनके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। अभी हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। देखिए, अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बोन कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो ये है आपकी फेमर। ये आपकी है थाई बोन, आपकी थाई में देखने को मिलेगी। इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन कौन सी है, तो ये आपकी रहती है स्टेप्स। ये है आपकी कान की हड्डी। ये आपको मिडल ईयर में देखने को मिलेगी।
इसके अलावा अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मसल है हमारी ह्यूमन बॉडी का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये होता है जॉ मसल। जो हमारे जॉ के मसल्स होते हैं ये हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर पूछा जाए कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो हार्डेस्ट मटेरियल ह्यूमन बॉडी का है टूथ एनेमल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है हमारा, तो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है स्किन। इसके अलावा अगर पूछा जाए लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन के बारे में जो हमारी बॉडी के अंदर है, तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन रहेगा आपका लीवर। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एक्सटर्नल ऑर्गन पूछा जाएगा तो स्किन रहेगा, इंटरनल पूछा जाएगा तो आपका लीवर रहेगा। इसके अलावा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सा एलिमेंट हमारा ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है ऑक्सीजन। अगर पूछा जाए कौन सा मिनरल ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है आपको कैल्शियम। अगर पूछा जाए कौन सा कंपाउंड ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है वाटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए पिगमेंट विच गिव्स अ डार्क कलर टू स्किन, कि कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो हमारी स्किन को डार्क कलर देता है, तो इस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछा जाए कि नेल्स हमारे जो हमारे नाखून होते हैं ये किसकी मॉडिफिकेशन है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बने तो इसका आंसर आपका रहेगा एपिडर्मिस। जो हमारा एपिडर्मिस टिश्यू होता है उसकी ही मॉडिफिकेशन है हमारे नाखून। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि जो हमारे मसल्स हैं वो बोन्स के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, किसकी वजह से, टेंडन्स की वजह से। जो हमारे टेंडन्स होते हैं ये मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर पूछा जाए बोन्स को बोन्स के साथ कौन कनेक्ट करता है, तो ये है आपका लिगामेंट। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं ये आप सभी को पता है, 206। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला आपका पॉलिटी का आता है। पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन बंदा अपना रेजिग्नेशन किस बंदे को सौंपता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जो आपका प्रेसिडेंट है अगर उसे रिज़ाइन करना होगा तो वो अपना रेजिग्नेशन किसे देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना होगा ये अपना रेजिग्नेशन किसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना होगा तो इसे भी अपना रेजिग्नेशन किसे देना होगा, प्रेसिडेंट को देना होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अपना रेजिग्नेशन देना है वो भी किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। अगर हमारे गवर्नर को रेजिग्नेशन देना है वो भी किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। अगर हाई कोर्ट के जजेस को रेजिग्नेशन देना होगा, जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी किसको रेजिग्नेशन देंगे अपना, वो भी देंगे प्रेसिडेंट को। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। अगर जो हमारा स्पीकर होता है लोकसभा का इसे रेजिग्नेशन देना होगा तो ये देगा हमारे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके अलावा अगर ओथ के बारे में पूछा जाए कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है इन्हें ओथ कौन दिलवाता है, तो इन्हें ओथ दिलवाई जाती है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो प्रेसिडेंट को अपनी ओथ दिलवाएगा, शपथ दिलवाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो ये दिलवाते हैं हमारे प्रेसिडेंट।
अगर प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट किसी बंदे को अपॉइंट करेगा, वो बंदा शपथ दिलवाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। इसके अलावा अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलवाता है, तो ये दिलवाता है हमारा प्रेसिडेंट। तो ये भी काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि जो हमारे गवर्नर होते हैं, गवर्नर को शपथ किनके द्वारा दिलवाई जाती है, तो ये दिलवाई जाती है जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे, जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। ये क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन्हें शपथ कौन दिलवाता है, तो ये शपथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग, इनको शपथ कौन दिलवाता है, इनको भी शपथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पूछे कि जो हमारे राज्य के मंत्री होते हैं, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मंत्री होते हैं, उन्हें शपथ कौन दिलवाता है, उन्हें शपथ दिलवाता है हमारा गवर्नर। इसके अलावा जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनको भी शपथ कौन दिलवाता है, गवर्नर दिलवाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखनी है। तो देखिए आज हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो नेक्स्ट वीडियो आपकी कल ही आ जाएगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको एफकेट जी के ई बुक चाहिए हो या एफकेट की टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी हो तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।